अच्छा यादव सर, हाँ जी सर। जो हम लोग मतलब क्लास कर रहे हैं, इस क्लास को यूट्यूब में डालने के लिए तो बहुत समय लगता है ना। हाँ जी सर, काफी मतलब मेमोरी लेता है ना ये। हाँ, अगर यूट्यूब में डाल दिया जाए ना तो सबको लाभ हो जाए। जैसे आपने दो वीडियो डाला है, एक मैनेजमेंट वाला और कल जो एनसीएफ वाला डाला है। हाँ, मैं ट्राई ट्राई कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा उसमें ना टाइम लगता है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि डल जाए तो 2 4 5 है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक सर, जब तक मैडम शुरू कर रहे हैं, जो आपने पढ़ाया था जब वो इनकम टैक्स किया था हमने, उसमें 30,000 और 2 लाख जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, उसमें क्या था वो, मतलब कैसे कवर होता है वो मैक्सिमम 30,000 और 2 लैक्स, अगर किसी साथी को याद है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 और 2 लाख में तो मेरे दिमाग से उतर गया। मुझे इनकम बोला फ्रॉम वो हाउस बेनिफिट कल इंटरेस्ट बता वाला दीजिएगा। होगा सर, इंटरेस्ट वाला था ना। बेनिफिट जो मिलता था वो डिबेट वो तो इंटरेस्ट होम लोन सॉरी कल इंटरेस्ट बता इंटरेस्ट वाला, दीजिएगा, होम लोन कल इंटरेस्ट बता वाला। दीजिएगा सर। जी मैम, मैं एक बार देख के बताता हूँ। उसमें उसमें मैडम ये है कि अगर इंटरेस्ट, अगर अगर आप होम लोन ले रहे हैं, मीन्स अगर आप घर को बनाने के लिए होम लोन ले रहे हैं, तो उस पर जो रिबेट मिलती है वो 2 लाख रुपीज की मिलती है पर एनम। लेकिन अगर आप घर को रेनोवेट करने के लिए लोन लेते हैं, तो उस पर जो मैक्सिमम रिबेट है वो 30,000 की है। मतलब दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने होम लोन लिया घर बनाने के लिए, पूरा घर बना रहे हैं आप, तो 2 लाख की रिबेट मिलती है। और अगर आप घर को रेनोवेट कर रहे हैं, सिर्फ घर बना नहीं रहे हैं, मीन्स घर को रेनोवेट करना में, अगर हम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, तो वो भी रेनोवेशन ही माना जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो वो जो रिबेट है वो 30,000 की है। लेकिन अगर घर हम ग्राउंड फ्लोर पे बना रहे हैं, शुरू से बना रहे हैं, तो उस पे जो रिबेट है वो मैक्सिमम 2 लाख पर एनम। और सर जो वो दूसरा था हमारा, जो हमारा नहीं, ये 2022 में अलग है खरीदे, मैम, अलग वो है अलग सर था, ये। वो अलग था। हाँ, उसमें 1.5 ये लाख का अलग है। था जो लोन के अगेंस्ट, वो होम अलग लोन था। से अलग, ये हाउस प्रॉपर्टी ठीक वाली बात कर रहे हैं मैम, ठीक है, बिल्कुल अपनी सही है हाउस की ये। प्रॉपर्टी पे जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए है। ठीक है, जी जी ठीक जी, है। उसमें मैम इनकम अंडर एनी अदर हेड जो होगा ना, वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30,000 होगा या फिर 2 लाख होगा, जो भी जैसा भी स्थिति बनेगी, क्योंकि वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो बनती है ना उसकी, ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैम नीचे दिया हुआ है, एक बार उसको देखोगे ना आप, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके। हाँ, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फिर एक बार कल डिस्कस कर लेंगे ना। जी सर। सर करें स्टार्ट। यस मैम। सभी को नमस्कार। जैसा कि यादव सर ने के अकॉर्डिंग आज का नया टॉपिक है हमारा क्विटिंग सर्विस अदर देन रिटायरमेंट। मतलब एक तो सर्विस हमारी क्विट क्विट तो नहीं कहेंगे, सुपर एनुएशन आफ्टर 58 और 60 होती है। तो इस चैप्टर में वो सारे केसेस हैं सुपर एनुएशन के अलावा जो हम सर्विस क्विट करते हैं, तब क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस रूल के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में, बाकी सब तरह की रिटायरमेंट पढ़ेंगे सुपर एनुएशन के अलावा। तो सबसे पहले है इसमें वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो है ये FRSR पार्ट 1 में ही आती है। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कोई एम्प्लॉय कब कब ले सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एम्प्लॉय, उसको राइट है अपने पेंशनरी बेनिफिट्स के साथ रिटायर होने का। कब कब है? पहले तो उसकी वो जब भी रिटायर होगा उसको 3 मंथ्स का नोटिस देना होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। और कब कब दे सकता है? फर्स्ट इसमें केस है जब उसकी एज 50 ईयर्स हो गई है, और जब उसने ज्वाइन किया था तब जब गवर्नमेंट सर्वेंट की एज बिफोर 35, यानी कि बिफोर 35 ईयर्स उसने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, और जैसे ही वो 50 ईयर्स की एज कंप्लीट होती है तो 3 मंथ्स का नोटिस देकर गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं और उनको पेंशनरी बेनिफिट भी मिलेंगे। सेकंड केस है, अगर किसी ने जॉब 35 के बाद ज्वाइन की है, ये ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स के बारे में है। ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स बिफोर 35 ज्वाइन करेंगे तो वो 50 ईयर्स अटेन करने के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर 35 के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स,
द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज द राइट टू गेट वॉलंटरी रिटायरमेंट। ए और बी ऑफिसर्स के लिए तो ये रूल है, और सी ग्रुप सी ऑफिसर्स जो हैं वो भी 55 इयर्स एज कंप्लीट होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और तीसरा इसमें क्राइटेरिया है ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स की क्वालिफाइंग सर्विस 30 इयर्स पूरी हो जाती है तब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। बट ऑल दीज 3 कंडीशंस आर विद द 3 months नोटिस टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब इसमें ये अगर 3 क्राइटेरिया है तो इसमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। रिटायरमेंट बिकम्स इफेक्टिव ऑन द एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड। अगर मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट ने नोटिस दे दिया 3 months का, तो जैसे ही 3 months कंप्लीट होते हैं तो उनका रिटायरमेंट इफेक्टिव हो जाएगा, चाहे अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल ना आई हो, विदाउट अवेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम अपॉइंटिंग अथॉरिटी। लेकिन क्या क्या इसमें है एक्सेप्शन, अनलेस द ऑफिशियल इज अंडर सस्पेंशन or if a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending। यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर सस्पेंडेड है, उसको चार्ज शीट इशू की गई है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, और कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का चार्ज भी उसके ऊपर लगा है कोई मिसकंडक्ट के कारण। अगर ये रीजन है तो इन सब रीजंस में उसका जो 3 months का नोटिस दिया है और जो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो लेना चाहता है, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। आई थिंक क्लियर टू ऑल। उसके बाद ये तो था ऊपर वाला 30 इयर्स अगर सर्विस कंप्लीट है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी की इसमें अप्रूवल चाहे नहीं आई तो भी नोटिस पीरियड एक्सपायर होने के बाद उसकी रिटायरमेंट इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन नीचे केस देखें, सेकंड पॉइंट, employees have the option to retire voluntarily on completion of 20 years qualifying service। इसमें जब गवर्नमेंट सर्वेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 20 इयर्स कंप्लीट हो जाती है तब भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसमें भी उसको 3 months का नोटिस देना होगा, बट विच रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस इसमें जरूरी है। रिटायरमेंट विल टेक इफेक्ट ऑन एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड। जैसे ही नोटिस पीरियड एक्सपायर होगा रिटायरमेंट इफेक्टिव हो जाएगी, अनलेस बिफोर एक्सपायरी देयर ऑफ परमिशन फॉर रिटायरमेंट इज रिफ्यूज्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जब गवर्नमेंट सर्वेंट नोटिस देता है 3 months का, अगर 3 months कंप्लीट होने से पहले ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से रिफ्यूजल अगर आ जाता है तो वो रिटायरमेंट इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट नहीं ले सकता। वो दूसरा केस क्या है, इफ अप्लाइड व्हाइल ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अदर देन ऑन अ मेडिकल ग्राउंड। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, EXOL ली है, विदाउट मेडिकल है ये, तो नोटिस पीरियड जो है उसको इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है। द नोटिस पीरियड नीड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन एंड हिज रिक्वेस्ट में बी एक्सेप्टेड इमीडिएटली। विदाउट मेडिकल अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है और वो ये रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो नोटिस पीरियड को नहीं देखा जाएगा और उसका रिटायरमेंट जो है वो उसे जो भी उसकी रिक्वेस्ट है उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नोटिस कैन बी विथड्रॉन। सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने नोटिस दे दिया रिटायरमेंट लेना चाहता है, वो 20 साल पूरे हो गए, लेकिन थोड़े दिन बाद उसका मूड बदल गया, वो चाहता है कि वो रिटायरमेंट ना ले, या फिर हो सकता है उसके सर्कमस्टांसिस बदल गए हों। पहले उसके ऐसे सर्कमस्टांसिस थे कि उसको जॉब नहीं कर सकता था, और कुछ ऐसा हो जाए कि वो बाद में उसके पास टाइम है, फिर वो अकेला बैठ के फ्री बैठ के भी क्या करेगा, तो वो अपने नोटिस को विथड्रॉ कर सकता है। लेकिन उसको विथड्रॉ करने के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। और ये विथड्रॉ कब कर सकता है, जो उसकी इंटेंटेड डेट ऑफ रिटायरमेंट थी, यानी कि जो उसने 3 महीने का नोटिस दिया था वो रिटायरमेंट की इंटेंटेड डेट से 15 डेज पहले, 15 दिन पहले वो अपने नोटिस को विथड्रॉ कर सकता है, बट इट इज विद द परमिशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। Next, the appointing authority at its discretion can accept a notice of less than 3 months। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहे तो वो 3 months के कम का नोटिस जो है उसको भी एक्सेप्ट कर सकती है। बट कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैन बी अप्लाइड फॉर, नहीं मेरी क्लास चल रही है, but commutation of pension can be applied for only after the expiry of normal notice period of 3 months। देखिए, the appointing authority at its discretion can accept the notice of less than 3 months के notice को appointing authority accept कर सकती है, but
जो मान लो कोई ये रिटायरमेंट ले रहा है और वो अपनी पेंशन को कम्यूट कराना चाहता है, तो कम्यूटेशन वाला जो पार्ट होगा, कम्यूटेशन इफेक्टिव कब से होगा, जब वो नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का एक्सपायर हो जाएगा तभी होगा। कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तो 3 मंथ्स के कम के नोटिस को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कम्यूटेशन जो इफेक्टिव है वो होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, या नोटिस पीरियड जो 3 मंथ्स का एक्सपायर होगा तब। नेक्स्ट, notice can be given before attaining the age specified or completing the required years of qualifying service. अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है रिटायरमेंट लेना, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो उसको पता है कि क्वालिफाइंग सर्विस सपोज अब से मैं अगर सपोज रिटायरमेंट लेना चाहूँ और अब से 5 महीने बाद मेरी क्वालिफाइंग सर्विस 20 इयर्स की कंप्लीट होगी, तो मैं नोटिस तो चाहे अभी दे दूं, लेकिन जब क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो जाएगी आफ्टर 5 मंथ्स तभी से वो इफेक्टिव होगा। तो नोटिस कैन बी गिवन बिफोर अटेनिंग द एज, नोटिस तो हम पहले दे सकते हैं, specified or completing the required years of qualifying service, but the effective date of retirement should be after the attainment of the prescribed age or completion of years of qualifying service. जो qualifying service के 20 years हैं, जब वो पूरे होंगे तभी से रिटायरमेंट इफेक्टिव होगा। नोटिस चाहे तो पहले भी दे सकते हैं। If a government servant on account of hardship faced due to disability applies for voluntary retirement on medical ground without knowing the protection provided by the section 47 of the PWD Act 1955, कई बार क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डिसेबिलिटी एक्वायर कर लेता है, डिसेबल हो जाता है, तो वो उसको कोई रूल वगैरह नहीं पता कि पर्सन विद डिफिकल्टी एक्ट 1955 में या फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या उसको बेनिफिट्स ले सकता है, उसको सपोज ये कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो चाहता है कि वो रिटायरमेंट ले ले, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देता है, मेडिकल ग्राउंड तो वो शो कर देगा, लेकिन उसको रूल नहीं पता कि 47 सेक्शन 47 पीडब्ल्यूडी एक्ट का क्या कहता है। तो क्या होगा ऐसे केसेस में, जो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स होंगे वो उसको करेक्ट लीगल पोजीशन बताएंगे, भाई रूल ये है और तुम ऐसे ऐसे अपनी रिटायरमेंट ले सकते हो या पेंशन ले सकते हो या जॉब में कंटिन्यू कर सकते हो, ये जो भी अकॉर्डिंग टू रूल जो रूल पोजीशन है वो उनके सुपीरियर ऑफिसर्स जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को बता देंगे। एंड द लीगल राइट्स available under section 47 so as to enable to take a correct decision to continue in service or apply for voluntary retirement, जिससे कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपने हिसाब से, जब उसको रूल पोजीशन पता चल जाएगी तो वो अपने हिसाब से करेक्ट डिसीजन लेगा कि क्या वो सर्विस में कंटिन्यू करना चाहता है या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहता है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिसेबिलिटी एक्वायर कर लेता है और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है मेडिकल ग्राउंड पे, तो क्या होगा कि तो जो ऑफिसर होगा, जो उसका सुपीरियर ऑफिसर होगा, उसको रूल पोजीशन बताएगा, क्योंकि ये रूल नहीं है कि अगर कोई डिसेबल हो जाए तो उसको रिटायर कर दो। इसमें रूल्स में ऐसे है कि वो अगर चाहे, अगर वो मान लो कम लेबोरियस वर्क वाला जॉब कर सकता है तो उसको वहां पे अपॉइंट कर देंगे। अगर वो फिर भी चाहता है कि भाई मुझे तो लेनी ही है रिटायरमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको रिटायरमेंट भी दे देगी, लेकिन उसको रूल पोजीशन पता होनी चाहिए और ये सारी जिम्मेवारी जो है ये उसके सुपीरियर ऑफिसर की ही होगी। Whenever a government servant seeks voluntary retirement citing medical grounds, अगर कोई मेडिकल ग्राउंड से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है और when the said VRS notice, voluntary retirement notice, has been submitted due to a disability, the administrative authorities shall examine as to whether the case is covered under section 24 of RPWD Act 2016. तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ये देखेंगी कि जो उसने डिसेबिलिटी एक्वायर की है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 20 के 4th पार्ट में आती हैं या नहीं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में हमारी 21 डिसेबिलिटीज हैं, क्या उसकी डिसेबिलिटीज इस एक्ट के इस सेक्शन के अंदर आती है। इन केस द प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, अगर वो एप्लीकेबल हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एडवाइज दैट ही और शी हैज द ऑप्शन ऑफ कंटिन्यूइंग सर्विस, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सर्विस में कंटिन्यू कर सकता है विद द सेम पे स्केल एंड सर्विस बेनिफिट, जो उसको पे मिल रही है वही पे स्केल उसको मिलता रहेगा और वही सर्विस बेनिफिट्स भी उसको मिलते रहेंगे।
फिर इन केस अ डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रिकंसिडर्स हिज डिसीजन, मान लो उसको पहले कोई रूल वगैरह नहीं पता थे, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने बता दिए रूल, तो फिर वो अपने डिसीजन को दोबारा रिकंसिडर, दोबारा उस पर विचार करेगा और वो अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के नोटिस को विथड्रॉ भी कर सकता है। His case shall be dealt with the aforesaid provisions of section 20 of RPWD Act 2016। तो उसका जो वॉलंटरी रिटायरमेंट का केस होगा या जो भी है, तो वो उसको RPWD एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। इफ हाउएवर इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो एडवाइज्ड, अगर इतनी सारी सलाह देने के बाद भी गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है कि भाई मैं तो रिटायरमेंट ही लूंगा, मेरे से अब काम नहीं होता, तो उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जा सकता है और उसको डिसेबिलिटी के बेस पे इनवैलिड पेंशन दी जा सकती है। आई थिंक वॉलंटरी रिटायरमेंट सभी को क्लियर है। इसमें मेन किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। मैडम एक प्रश्न इसमें पूछना चाहता हूँ मैडम मैडम। सेकंड पॉइंट एक बार बताइएगा। कौन सा मैम? सेकंड ये 55 इयर्स वाला? ये एम्प्लॉइज हैव द ऑप्शन टू रिटायर, इसमें कुछ समझ कम आया। देखिए इसमें ये है कि 20 इयर्स जिसकी सर्विस कंप्लीट हो गई तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट को 3 महीने का नोटिस देना होगा अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, और अथॉरिटी जब उसको अप्रूव कर देगी नोटिस को, तभी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। और ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का था, इसका क्या है मैम? अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं तो मैम उसकी वॉलंटरी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया और उसको पता है उसके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलेंगे और उसको कोई पेनल्टी वगैरह लग सकती है, तो ये उनसे बचने के लिए भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है अगर ये 20 इयर्स या 30 इयर्स सर्विस कंप्लीट होगी। तो ऐसा अगर केस है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उसका रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर पूरी प्रोसीडिंग्स चलेंगे उसके ऊपर। ओके मैडम एक प्रश्न मेरा भी इसमें। जी सर। इसमें जो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो लेते हैं, जो एनपीएस जो एम्प्लॉय है, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट सर, क्या क्या लॉस है अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो एनपीएस वालों के लिए? इस चैप्टर में तो नहीं आया सर एनपीएस का, और कोई साथी अगर एक्सप्लेन करे तो। मैंने तो अभी यही चैप्टर ही पढ़ा है। सतीश सर जैसा कुछ हो जैसे एनपीएस वालों के लिए। जी मैम। सर मैं लाइव केस बताती हूँ सर। हाँ जी बताइए। एनपीएस में वॉलंटरी रिटायरमेंट सर परमिसिबल ही नहीं है। यू कांट रिजाइन, मतलब यू कांट टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड इफ स्टिल यू इंसिस्ट, आप नोटिस देते हैं कुछ भी करते हैं तो आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट मानी जाती है सर, रेजिग्नेशन माना जाता है। नहीं एक क्वालिफाइंग सर्विस अगर होना मैम तो फिर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ वो क्वालिफाइंग सर्विस से 20 साल की है। लेकिन सतीश सर उसमें वो उसकी प्रॉब्लम आएगी ना, जो आपकी एन्युटी है वो फिर 80% में चली जाएगी, और तो कोई बेनिफिट इसमें वो शर्त लागू हो जाएगी वहां पर ना। 20 इयर्स के बाद आप छोड़ तो सकते हो, अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन जो आपका एश्योर्ड सम है ना वो 60% की जगह 20 ही मिलेगा आपको। 20 ही मिलेगा और 80% आपका एन्युटी में कन्वर्ट हो हाँ, जाएगा। उस एन्युटी 80% में जाएगी। ये अभी रूल रिवाइज हुए थे 25 दिसंबर को ही, तो 25 में ही तो रिटायर हुए हैं। ये रूल रिवाइज हुए ना मैम एनपीएस वाले। उसमें भी मैम सेम आया ना, जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है उनके लिए तो उन्होंने कर दिया है, बट जो अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर वाले उनके लिए 20 और 80 ही रखा है। 20-80 है वो, जो आपको एन्युटी में ज्यादा पैसा लगाएंगे और आपको जो हाँ 80% आपका एन्युटी में जाएगा और 20% आपको लमसम मिल जाएगा। और मैम एक बात और है, पेंशन पर तभी स्टार्ट होगी जब आपकी सुपर एनुएशन की एज होगी। हाँ वो तभी स्टार्ट होगी, जैसे आप अगर 20 साल की जॉब करके, सपोज यू आर ऑफ 56 इयर्स ओल्ड, ठीक है, तो 4 साल की अभी पड़ी है, तो 4 साल बाद ही आपको वो मिलेगा एन्युटी का भी, उस समय तक वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा मैम वो तो मैम यूपीएस में था। नहीं मैडम, इसमें भी एनपीएस में भी आप देखो एक जगह लिखा हुआ है। अच्छा। और मैडम जो 4 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें सर आपको एचपीएल भी नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि वो रेजिग्नेशन की तरह ही ट्रीट होगा, और जो आपकी ईएल है वो 50% मिलेगी और एचपीएल आपकी लैप्स हो जाएगी। मतलब एनपीएस के कर्मचारियों को इसमें एक प्रकार से लॉस है। रजनी मैडम। हाँ जी सर। हम लोग एक बार एनपीएस पढ़ रहे थे तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग माने किसमें कर सकते हैं, ऐसा एक आया था उसमें।
लेकिन तो सर जैसे मान उसके साथ में ये भी आया होगा ना कि अगर 5 लाख से कम अमाउंट है तो आपको मिल जाएगा, 5 लाख से अब तो 8 लाख हो गया, अब 8 लाख है मैम। अब 8 लाख हो गया ना, उसका 20% ही मिलेगा सर, बाकी 80% गवर्नमेंट के पास रहेगा एन्युटी के रूप में। ऐसा है उसमें, अगर 8 लाख से ज्यादा बाकी और अगर 12 हो लाख से सकता कम है है ना मैम, एक मिनट मुखर्जी सर, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बाकी इतने विद्वान साथी है यहाँ पर, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट कर दीजिए। इसमें मेरे मैम हिसाब से ऐसा यही है, इसमें ऐसा है अगर 8 लाख और 12 लाख के बीच की अमाउंट है तो 6 लाख तक का अगर पैसा है फिर तो सारा मिल जाएगा, अगर जो एक्यूमुलेटेड है पैसा। अगर वो 6 लाख से ज्यादा है तो फिर 60% लमसम मिलेगा, और 6 से 12 के बीच का है तो, और मैडम वो 60% गवर्नमेंट मिलेगा, वालों के लिए है। 40% एन्युटी में लगेगा। नहीं नहीं मैडम, वो तब है जब हमारी रिक्वायरमेंट सुपर एनुएशन पे है, तब 60-40 है, अगर हम प्री मैच्योर लेते हैं तो 20-80 है। सतीश सर, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे 20-80 था ना इसमें। 2080 है मैडम, हाँ हाँ। प्री मैच्योरली रिटायरमेंट लेंगे तो वो 2080। सीधी सी बात है 20 मुकेश सर, अगर मान लो कोई वीआरएस लेता है ना उसमें क्वालिफाइंग सर्विस के बाद भी, तो भी उसके ऊपर एनपीएस के जो अभी अपडेटेड रूल्स है ना वो लागू हो जाएंगे। और सर उसमें उसमें जैसे 20 मान लो है। 55 साल उसमें में वीआरएस ले लिया, तो और वो कह रहे हैं कि जो फायदा 60 साल के बाद में होगा, तो मतलब 5 साल का जो टाइम पीरियड है उस समय कुछ भी नहीं मिलेगा एम्प्लॉय को 55 से 60 के नहीं बीच नहीं में, नहीं नहीं। पेंशन भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी ना, बस इसलिए 60 सर के बाद में एनपीएस बेनिफिट में तो नहीं मिलेगा। जॉब 20% वो मिल जाएगा ना जो आपका, सर सिर्फ जो हमारा 20% ही जो मिलेगा डिडक्शन ना। होता है, जो कटौती होती है हाँ, एनपीएस की, वो वो ईएल सिर्फ मिलेगी एनकैशमेंट मिल जाएगी आपकी। 20% मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट की एज के समय ही आपकी एन्युटी स्टार्ट होगी सर, बाकी सारा 80% गवर्नमेंट के पास रहेगा और उसी में से यादव मिलेगा। सर बता रहे थे कुछ, यादव सर प्लीज। मैं ये कह रहा था कि इस पे डिस्कशन है ना, जब हम एनपीएस वाला पार्ट एक बार रिवाइज करेंगे तब कर लेंगे, क्योंकि जी अभी जी हाँ, कुछ अगर कुछ उल्टा सीधा अगर हम गलत बता देंगे तो फिर वो कंसेप्ट उसी माइंड सेट हो जाएगा ना। वही दिमाग में तो रहेगा, सही हाँ, बात। वो दिमाग में रह जाएगा, इसलिए एक बार उसको डिस्कस ना करें, है ना। सुषमा मैम, इसमें ये जो कल सेकंड पॉइंट है कल ना, इसको है ना, कल स्टार्टिंग में इसी को डिस्कस कर लेंगे विद प्रूफ, है ना, डॉक्यूमेंट के साथ। यादव सर, इसमें ये हाँ जो सर ठीक दूसरा है। पॉइंट है ना, जिसमें एम्प्लॉय की वो 55 ईयर्स की एज में अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट चल रही है, 3 केसेस है ना सर इसमें, अगर 35 साल से पहले उसने जॉब ज्वाइन करी है तो 50 ईयर्स की एज में, और दूसरा है 55 ये। स्टार्टिंग में तो है ये मैम, स्टार्टिंग में तो है। हाँ मैम, इसका जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें एक पूछना था, इसमें हाँ। सिर्फ ग्रुप सी वाले आते हैं ना, ए बी ऑफिसर्स के लिए तो नहीं है ना, मैंने कहा ग्रुप सी ऑफिसर अदर देन 1 अबव, अच्छा ऊपर वालों को छोड़ के एबीसी तीनों के लिए ये है। ग्रुप सी वाला जो ये है ना, तीनों के ये लिए बन फर्स्ट गया ना वाले मैम, पॉइंट में नहीं आता तीनों है। के लिए है ना सर ये चीजें। ये तीनों के लिए बन गया। हाँ ए और बी के लिए तो ऊपर वाला छोड़ के, और सी के सभी के लिए। हम्म। ओके मैम एक क्वेश्चन और बता दीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स है कि 30 है? कहीं 30 लिखा है, कहीं 20 लिखा है मैम। हाँ मैम, इसमें ऊपर वाले में ना उसका अप्रूवल जरूरी नहीं है 30 वाले में, और 20 वाले में 20 में अपॉइंटमेंट जरूरी है। अप्रूवल जरूरी। जी मैम, थैंक यू मैम। बस इस तरह का। ऊपर वाले में एक्चुअली मैम, ऊपर वाला जो है ना राइट है एम्प्लॉय का, और वो ले सकता है रिटायरमेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऊपर वाले में अगर वो चार्जशीट नहीं हुई है, सस्पेंशन नहीं हुई है, या उसका जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, तभी उसको रोका जा सकता है, नहीं तो नहीं रोक सकते, वो आराम से जा सकता है वहां। एक्सपायरी नोटिस पीरियड के बाद कोई अप्रूवल दे ना दे, वो जा सकता है रिटायरमेंट। देखो मैम, ऊपर लिखा है राइट है 30 उसका, और ईयर्स में इसमें ही ना लिखा है सर? ऑप्शन है। हाँ नहीं जी नहीं जी, ये तीनों कंडीशन ऊपर 30 वाली ईयर्स में जो तो थी। सिर्फ ये अप्लाई का वेट करना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं नहीं मैडम, ये कह रहा है कि अगर आप 30 साल के बाद यानी 35 साल से पहले अगर जॉब में आ जाती हैं हाँ तो की 50। बात ये कह रहा है, तो 30 हाँ ईयर्स ये ऐसा बोल कंडीशन रहा तो खैर अलग ही है सर, मैं इसकी बात नहीं कर रही, है। मैं कॉमन बात कर रही हूँ। क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, 20 की 30? दोनों में 20 ले 20 सकता है मैम, 20 20 में भी ले सकता है, 20 में तो अप्रूवल मैम चाहिए उसको। मैं ठीक है मैम, हाँ क्लियर हो गया मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू मैम। एक्सेप्टेंस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। जी सर बोलिए। 20 वाले में मैडम गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है कि वो आपको रिटायर कर सके। हाँ 20 वाले में केवल एम्प्लॉय का राइट है। ऑप्शन और है ये ना जो ये। रूल है ना 30 वाला, उसमें ध्यान रखिए गवर्नमेंट के पास भी रिटायर है, वो भी कर सकते हैं और आप भी ले सकते हैं, हाँ दोनों वो को अलग सेपरेट पड़ेंगे, ये सर एक नहीं है 56 इसमें। जे वगैरह है ना, ये वही है ना। सर यहाँ तो लिखा है एम्प्लॉय हैज एन राइट टू रिटायर।
इसकी लैंग्वेज में तो ये लिखा है, ये 3 मैम कंडीशन जो दी है। मैम ऐसा होता जी। है कि गवर्नमेंट भी अगर मान लो आपको पता है कई बार हमें डराने के लिए हम व्हाट्सएप पे पढ़ते हाँ हैं मैम कि पता है, 50 यस। साल के बाद 55 साल के बाद वो रिटायर आगे आएगा, वो आगे तो आएगा, जो आगे डिस्कस कर लेंगे। वो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। वो मैम गवर्नमेंट कर सकती है ये ए और बी पॉइंट जो है इनमें, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये एम्प्लॉय अब काम नहीं कर सकता, ये मेडिकली फिट नहीं है या और कोई सर्कमस्टांसिस है। अगर ऐसी ऐसी रीजंस हो ना तो गवर्नमेंट भी रूल 56 जे वगैरह है ये, हाँ तो जी, उसके जी, अकॉर्डिंग ये रिटायर कर सकती है मैम। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। उसको पब्लिक इंटरेस्ट में बोलते हैं मैडम, पब्लिक इंटरेस्ट में वो कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में जी सर। एक छोटी सी चीज है मैम, सेकंड वाले में जो था वो या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूजल देंगे, दोनों में से कोई एक चीज होगा ही होगा, या तो एक्सेप्ट या रिफ्यूज, मतलब दोनों ही, तो जी अदरवाइज इसमें नहीं आएगा क्लॉज ना। हाँ जी 3 मंथ्स के अंदर अंदर या तो एक्सेप्टेंस आएगी या फिर रिफ्यूजल होगा, ये सेकंड वाले केस में। हाँ जी। ओके मैम। अब है प्री मैच्योर रिटायरमेंट, ये आ गया वही वाला जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। प्री मैच्योर रिटायरमेंट ही कहते हैं कि फिर भाई 58 या 60 से पहले। इसको बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मतलब प्री मैच्योर मतलब 58 या 60 इयर्स में, एंड दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपल्सरी रिटायरमेंट, ऑर्डर्ड एज पेनल्टी और वॉलेंट्री रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट से डिफरेंट है, और कंपल्सरी रिटायरमेंट जो पेनल्टी की फॉर्म में दी जाती है उससे भी डिफरेंट है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं इसकी। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी shall has the absolute right to retire an employee from service if it considers necessary to do so in public interest by giving him a notice of not less than 3 months। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर सकती है, वो भी गवर्नमेंट को भी 3 महीने का नोटिस देना होगा, और जो भी पे एंड अलाउंसेस हैं वो उसके बदले उसको दिए जाएंगे, मतलब या तो 3 महीने की सैलरी और या फिर 3 महीने के पे एंड अलाउंसेस। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहली, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 50 इयर्स। 50 इयर्स किन के लिए, वही ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब जब ज्वाइन करी तब उनकी एज 35 से लेस थी, तो गवर्नमेंट उस एम्प्लॉय को 50 साल की जब उसकी एज हो जाएगी तो पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर कर सकती है। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 55 इयर्स, वही ग्रुप ए बी और सी तीनों ही अगर 55 इयर्स की एज हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको 55 इयर्स में भी रिटायर कर सकती है, लेकिन उसकी जो ज्वाइनिंग है इसमें नहीं है, इसमें ये नहीं है कि आफ्टर 35 वाला। तो जब इसमें 55 से पूरे होने चाहिए बस मैम, हाँ ज्वाइन बस तभी इसमें भी किया। गवर्नमेंट सर्वेंट जी सर, अगर एज 55 इयर्स हो गई ना तो गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर सकती है, या फिर 30 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस हो जाए तो सभी एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में उनको रिटायर कर सकती है, एंड दिस रिटायरमेंट इज कॉल्ड प्री मैच्योर रिटायरमेंट। इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले, द पावर शुड नॉट बी एक्सरसाइज टू रिटायर एन एम्प्लॉय ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट और एज ए शॉर्टकट टू अवॉइड फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। गवर्नमेंट जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट इस बात पे नहीं दे सकती कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने मिसकंडक्ट कर दिया और उस गवर्नमेंट सोचती है कि अब मिसकंडक्ट कर दिया और अब बहुत सारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलानी पड़ेगी और बहुत ज्यादा टाइम और मनी वेस्टेज होगा, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट जो है वो किसी एम्प्लॉय को प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं दे सकती। दूसरा है, फॉर रिडक्शन ऑफ सरप्लस स्टाफ or for effecting general economy without following the instruction relating to retrenchment। अगर कहीं स्टाफ सरप्लस हो गया है तो उस सरप्लस स्टाफ को कम करने के लिए तो गवर्नमेंट जो है उस केस में भी वॉलेंट्री रिटायरमेंट नहीं दे सकती। तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को प्री मैच्योर रिटायरमेंट देने के लिए इन केसेस को नहीं यूज कर सकती है। उसके बाद अपील, एंड गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में डिसाइड कर लिया कि किसी एम्प्लॉय को रिटायर करेगी, तो गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो वो अपील कर सकता है। तो अपील के लिए क्या टाइम है, एन एम्प्लॉय सर्व्ड विद ए नोटिस और या फिर ऑर्डर ऑफ प्री मैच्योर रिटायरमेंट मे रिप्रेजेंट विद इन 3 वीक्स from the date of service of such a notice or order of premature retirement for consideration by the appropriate committee। तो गवर्नमेंट सर्वेंट
जिस दिन उसको नोटिस मिला है प्री मैच्योर रिटायरमेंट का, उसके 3 वीक के अंदर, 3 वीक्स के अंदर अपील कर सकता है। और प्री मैच्योर रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होंगे वो नॉर्मल पेंशनरी बेनिफिट्स ही मिलेंगे, और यही रूल 56J है जिसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट देते हैं। नोटिस कैन बी गिवन बिफोर अटेनिंग द एज specified or completing the required years of qualifying service, but the effective date of retirement should be after the attainment of the prescribed age or completion of years of qualifying service। मतलब कि गवर्नमेंट जो है जब वो एज उसकी 55 होगी तभी उसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट देगी, चाहे नोटिस उसने वो 54 ईयर 6 मंथ्स हुई है उसकी एज, तो भी जब उसकी 55 एज होगी तभी उसको रिटायरमेंट होगा। या फिर कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। जैसे कि मान लो 30 इयर्स की उसकी जॉब पूरी नहीं हुई है, तो भी जब 30 इयर्स पूरा होगा या 55 एज उसकी हो गई, इनमें से जो भी पहले हो गया तो उसके बेस पे गवर्नमेंट उसको रिटायर कर देगी, लेकिन ये क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। जी सर। जो फिर ये नोटिस देगा ना, तो ये 1-2 महीने पहले ही दे सकता है, ऐसे तो नहीं दे सकता कि 6 महीने पहले दे दे नोटिस, वो तो 1-2 महीने के अंदर ही दे सकता है। तो वो देगा तो वही, लेकिन अगर मान लो गलती से दे भी दिया तो इफेक्टिव तभी होगा, है ना, इफेक्टिव डेट तो वही रहेगी। उसके बाद है रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड पे भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। A central government employee who suffers on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for service may retire from service with pensionary benefits। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को फिजिकल या मेंटल इंफर्मिटी हो गई है और वो इनकैपेसिटेट हो गया कि वो जॉब नहीं कर सकता, तो भी वो रिटायरमेंट ले सकता है और पेंशनरी बेनिफिट्स भी अवेल कर सकता है। He will be granted invalid pension, तो ऐसे केस में उसको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। इनवैलिड पेंशन जो है वो भी 50% ही होती है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है ना एनहांस्ड रेट वाली जो होती है, मतलब फैमिली पेंशन एनहांस्ड रेट वाली, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पेंशन मिलती है जब वो रिटायर होता है, तो जो लास्ट उसके इमोल्यूमेंट्स होते हैं उसका 50% मिलता है उसको, तो इनवैलिड पेंशन भी उतनी ही होती है। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिलेगी उसको, एनकैशमेंट ऑफ लीव, फैमिली पेंशन टू द, अगर मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिलेगी, तो ये सारे बेनिफिट उसको मिल सकते हैं। और अगर वो पेंशन मिलेगी तो उस पेंशन का नाम होगा इनवैलिड पेंशन। ये क्या क्या कंडीशंस हैं जब उसको इनवैलिड पेंशन और ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कंडीशंस पढ़ते हैं हम। सबसे पहली कंडीशन है द एम्प्लॉय शुड सबमिट एन एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ हिज ऑफिस फॉर द ग्रांट ऑफ इनवैलिड पेंशन। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एप्लीकेशन किसको देगा, वो एप्लीकेशन अपने हेड ऑफ ऑफिस को देगा, जिस ऑफिस में वो काम कर रहा है वहां के हेड ऑफ ऑफिस को एप्लीकेशन दे देगा कि मुझे इनवैलिड पेंशन पे रिटायरमेंट होना है। Second point, a government servant who retires from service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him from service before completing qualifying service of 10 years. 10 years की क्वालिफाइंग सर्विस होगी तभी पेंशन मिलती है, लेकिन इनवैलिड पेंशन के केस में ये 10 इयर्स जो है ये कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम है तो भी गवर्नमेंट उसको इनवैलिड पेंशन पे रिटायरमेंट दे सकती है, लेकिन कब कब देगी इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने जब जॉब ज्वाइन करी तो उस टाइम उसका मेडिकल हुआ होना चाहिए। आपको सबको ध्यान होगा कि जब भी हमने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है तो पहले हमने मेडिकल करवाया है और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया तभी हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तो उस टाइम मेडिकल होना चाहिए, या तो ज्वाइन करने से पहले या फिर ज्वाइन करने के बाद, और उस मेडिकल रिपोर्ट में उसको फिट डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए। आफ्टर इज अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। एंड डिक्लेयर्ड फिट बाय सच मेडिकल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट सर्विस, मेडिकल अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है कि द गवर्नमेंट दिस पर्सन इज फिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस, और तभी उसको ज्वाइन कराया जाता है। fulfills all other conditions mentioned in this rule for grant of invalid pension। invalid pension के लिए बाकी जो conditions हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि वही RPWD एक्ट में जो भी उसको डिसेबिलिटीज हैं वो सब एक्वायर होनी चाहिए,
ये सब सारी कंडीशंस वही आएगा, सुपीरियर ऑफिसर उसको बता देगा भाई तुम ऐसे ऐसे ये बेनिफिट ले सकते हो, चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो जॉब में। तो ऑल दिस कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड फॉर इनवैलिड पेंशन। उसके बाद ये देखिए, the condition of qualifying service of 10 years for grant of invalid pension under rule 39 of CCS pension rules is dispensed with। पहले ये रूल होता था कि जिसकी 10 साल की सर्विस होगी ना, क्वालिफाइंग सर्विस, उसी को पेंशन इनवैलिड पेंशन या कोई भी पेंशन मिलेगी। लेकिन इनवैलिड पेंशन के केस में अब ये रूल हटा दिया गया है, अगर लेस देन 10 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस है तो भी इनवैलिड पेंशन दी जा सकती है। इनवैलिड पेंशन कितनी होगी? एट द रेट ऑफ 50% ऑफ इमोल्यूमेंट्स या एवरेज इमोल्यूमेंट्स विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। और मिनिमम 9,000 से कम नहीं दी जाएगी और 1,25,000 से ज्यादा नहीं दी जाएगी। और इनवैलिड पेंशन का जो रूल है दैट इज रूल 39 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 2021। अगर क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम है तो भी उसको इनवैलिड पेंशन एट द रेट ऑफ 50%, नॉट लेस देन 9,000 बट नॉट more than 1,25,000 will be given to the government servant. The head of office shall direct the applicant to appear before the appropriate medical authority for medical examination and recommendation। ये भी कंडीशन है कि अगर इनवैलिड पेंशन देनी है तो जब उसने हेड ऑफ ऑफिस को नोटिस दिया कि मुझे वो इनवैलिड पेंशन पे रिटायरमेंट लेनी है, तो हेड ऑफ ऑफिस उस गवर्नमेंट सर्वेंट का मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर गेजेटेड है तो मेडिकल बोर्ड करेगा, अगर नॉन गेजेटेड है तो CMO का भी उसका मेडिकल चल जाएगा। लेकिन जो मेडिकल कराना है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, ऐसा ना हो कि हेड ऑफ ऑफिस ने पहले ऑर्डर ही नहीं दिया मेडिकल एग्जामिनेशन का, गवर्नमेंट सर्वेंट पहले ही कहीं से मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट ले आया तो वो रिपोर्ट मानी नहीं जाएगी। जब वो हेड ऑफ ऑफिस को अपनी एप्लीकेशन देगा कि मुझे इनवैलिड पेंशन पे रिटायर होना है, तो हेड ऑफ ऑफिस नोटिस निकालेंगे कि मेडिकल अथॉरिटी जो है वो इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पे उसके सर्विस रिकॉर्ड से उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताई जाएगी मेडिकल अथॉरिटी को, और उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही उसको इनवैलिड पेंशन पे रिटायर किया जाएगा। If the medical authority recommends that the applicant is not fit to continue in service, he will be granted invalid pension। अगर मेडिकल अथॉरिटी ने ये कह दिया कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपनी रिपोर्ट में कि ये कंटिन्यू सर्विस में कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसको इनवैलिड पेंशन दे देंगे। अगर मेडिकल अथॉरिटी ये रिकमेंड करती है कि एप्लीकेंट जो है ही इज फिट फॉर फर्दर सर्विस ऑफ लेस लेबोरियस कैरेक्टर, कि ये ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, कम मेहनत वाला काम कर सकता है, then that which he had been doing and if he is not willing to be so employed। अब मेडिकल अथॉरिटी ने तो ये कह दिया कि ये कम लेबोरियस वर्क कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता ही नहीं कम लेबोरियस वाला वर्क करना। मतलब हो सकता है वो लोअर पोस्ट पे उसको ले जाएं क्योंकि कम मेहनत वाला लोअर पोस्ट पे होगा, तो वो कहेगा कि मुझे नहीं करना है लोअर पोस्ट पे काम, तो फिर उसको लोअर पोस्ट तो करेंगे नहीं मैम। हाँ यस पोस्ट यस और नहीं करेंगे, लेकिन उसका काम कोई ऐसी किसी पोस्ट पे, जैसे उसी सेम रैंक की कोई ऐसी पोस्ट पे कर देंगे जिसमें काम कम हो। लेकिन ना यहाँ पे एक लाइन है, सॉरी मैंने पढ़ी नहीं, इफ देयर इज नो मीन्स ऑफ एम्प्लॉइंग हिम इन ए लोअर पोस्ट, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं कुछ कि उसको लोअर पोस्ट पे एम्प्लॉय कर सके, क्योंकि पे तो उसकी रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं ना, तो फिर उसको इनवैलिड पेंशन दे दी जाए। थैंक यू सतीश सर, कई बार पढ़ लिया लेकिन ना स्किप हो जाती है छोटी छोटी बातें। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ इनवैलिड पेंशन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट शुड नॉट बी लेस देन नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली। इनवैलिड पेंशन जो है, जो नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन है उससे कम नहीं होगी। नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन तो 30% होता है वैसे, लेकिन इनवैलिड पेंशन जो है अगर पर्सन है तो उसको 50% ही दी जाती है, लेकिन ये कंडीशन अलग से है। शायद इसमें ये होगा कि वो 21 डिसेबिलिटीज में नहीं आता है तब, लेकिन इनवैलिड पेंशन जो है इसका रेट तो 50% ही होता है, बट इसने ये कह दिया कि ये कंडीशन है कि ये नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन से कम नहीं होगी। नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन तो 30% ही होता है। अगर कोई साथी इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैम इसमें एवरेज इमोल्यूमेंट्स वाला भी आपने रीड किया था, जैसे इनवैलिड पेंशन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ इमोल्यूमेंट्स और एवरेज।
एवरेज इमोल्यूमेंट और इमोल्यूमेंट का मतलब ये होता है मैम, जिस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है ना, तो लास्ट मंथ में जो उसकी इमोल्यूमेंट्स है, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है बेसिक पे, और अगर मान लो उसमें वो छुट्टी पे रहा लास्ट मंथ में, तो फिर पिछले 10 मंथ्स का इमोल्यूमेंट्स का एवरेज ले लिया जाता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। मैम एक थोड़ी सी चीज मैं ऐड करूं। जी सर। मैडम पेंशन तो मिलती है एम्प्लॉय को और फैमिली पेंशन मिलती है एम्प्लॉय के बाद उसकी फैमिली को, ये थोड़ा जी सा मैं ऐड करना चाहता था। हाँ, ये तो है ही सर, बट सर फैमिली पेंशन ना, मैं हाँ इसमें थोड़ा सा और मैं भी बता देती हूँ, याद आ गया। फैमिली पेंशन अगर नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट मान लो रिटायर हो गया 60 एज में, और फिर जी उसके बाद उसने 10 साल पेंशन ले ली, तो उसको 50% के हिसाब से मिलती रही। अगर 10 साल के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी वाइफ, और अगर मान लो कोई बच्चे हैं तो उसकी वाइफ है, सपोज वाइफ को फैमिली पेंशन मिलेगी, और वो 30% के हिसाब से मिलती है, जो भी उसके इमोल्यूमेंट्स हैं। तो जी मैम। ये है फैमिली पेंशन जो 30%। लेकिन इसमें एक ऐसा केस भी है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मान लो 60 से पहले, मान लो 56 या 57 में उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी। तो उस केस में फैमिली पेंशन जो है वो 30% नहीं मिलेगी, वो 50% मिलेगी। हाँ वो उसको फुल मिलेगी, फुल हाँ, मिलेगी। उसको और जब एनहांस्ड फैमिली हाँ पेंशन बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 10 साल तक मिलेगी। वो 10 साल तक मिलेगी। हाँ और बिल्कुल एक और बिल्कुल। बात है सर, अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद अगर किसी की डेथ होगी, मान लो 60 साल का हो गया और 61 साल के बाद उसकी डेथ हो गई, तब भी उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी। तो वो 67 तब तक तक मिलेगी जब तक वो 67 ईयर्स का नहीं हो जाता, तब तक जी को मैम वो जी एनहांस्ड रेट वाली फैमिली पेंशन मिलेगी। ये रूल है। लेकिन जी यहाँ थैंक यू मैम। इनवैलिड पेंशन 50% ही मिलती है। आगे देखें। A certificate of incapacity for service obtained by the employee without the prior knowledge of the head office office is not valid. Head of the office की knowledge में आने के बाद ही, जब head of the office कहेंगे तभी उसका मेडिकल होगा, और वो मेडिकल ही वैलिड माना जाएगा। For commutation of invalid pension, medical examination is necessary. अगर मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट ने इनवैलिड पेंशन ले ली, तो वो मान लो अपनी उस पेंशन को भी कम्यूट कराना चाहता है, तो उससे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बिना कम्यूटेशन नहीं होगा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल। अब है एब्जॉर्प्शन इन ऑटोनोमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑटोनोमस बॉडीज में या पीएसयूज में एब्जॉर्ब होता है, तो उसमें उसको पेंशन या फैमिली पेंशन का क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले, गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ऑफन सेंट ऑन डेपुटेशन in public interest to central public sector undertaking autonomous bodies, or go on their own volition, applying in response to advertisements and get permanently absorbed there. कई बार क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, अपने एम्प्लॉय को सीपीएस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या ऑटोनोमस बॉडीज में भेज देते हैं, ये डेपुटेशन पे भेज दिया जैसे, या फिर कभी किसी ऑटोनोमस बॉडीज ने या पीएसयूज ने एडवर्टीजमेंट निकाली, तो उनके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वहां पे वो डेपुटेशन पे जा सकते हैं। और थोड़े दिन सपोज वो वहां पे उन्होंने जॉब की, तो बाद में वो वहां पे एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो एब्जॉर्ब होते हैं अगर वो, तो उनकी पुरानी सर्विस का क्या होगा, उनको बेनिफिट्स किस हिसाब से मिलेंगे, यही सब हम पढ़ेंगे इसमें। Orders of permanent absorption have to be issued by the undertaking in consultation with the parent employer. जब वो परमानेंट अब्जॉर्ब होगा, तो उसके ऑर्डर जो हैं वो जो अंडरटेकिंग में जहां वो एब्जॉर्ब हो रहा है वो निकालेंगे, लेकिन वो सलाह करेंगे पेरेंट एम्प्लॉयर्स, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहां से वो पहले कंसल्ट करेंगे, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर होगा। रेट्रोस्पेक्टिव एब्जॉर्प्शन इज नॉट परमिसिबल, मतलब पहले से, बैक डेट से नहीं आएगा उसका पर एब्जॉर्प्शन, वो परमिसिबल नहीं है। नेशनलाइज्ड बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई एंड सब्सिडरी बैंक्स, एलआईसी, जीआईसी ऑफ इंडिया, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन सबको ऑटोनोमस बॉडीज की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो पहले डेपुटेशन पे गए,
वहां पे जाके वो एब्जॉर्ब हो गए। तो एब्जॉर्ब होने का परमानेंटली अगर वो एब्जॉर्ब हो गए हैं तो ऑर्डर जो है वो पीएसयू निकालेगी, बट विद द कंसल्टेशन विद पेरेंट एम्प्लॉयर। अब अगर वो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो पहले वाली सर्विस का क्या होगा, उनका वहां के बेनिफिट्स का क्या होगा, ये देखिए। सबसे पहले डीम्ड रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, मतलब अगर वो वहां एब्जॉर्ब हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हो गया है या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। Such an employee is deemed to have retired or resigned from service from the date of such absorption. जिस डेट को वो एब्जॉर्ब हो गया ये मान लिया जाएगा कि उस डेट को गवर्नमेंट सर्वेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या तो वो रिटायर हो गए हैं या फिर वहां से रिजाइन कर दिया है। अब अगर रिटायर या रिजाइन कर दिया है तो वहां के बेनिफिट्स का देखिए। For service in the government, they should be eligible for service gratuity, pension and retirement gratuity under admissible under relevant rules. तो रूल्स के हिसाब से उस एम्प्लॉय को सर्विस ग्रेजुएटी या पेंशन या सर्विस ग्रेजुएटी में से एक ही चीज मिलती है और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो है वो उसको दे दी जाएगी। अब ये पूरा और डिटेल में आगे आएगा। देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स, monthly pension and retirement gratuity on the basis of qualifying service up to the date of permanent absorption will be admissible। मतलब अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो वहां से वो मंथली पेंशन जितनी उसकी क्वालिफाइंग सर्विस पेरेंट डिपार्टमेंट में हो गई थी उस क्वालिफाइंग सर्विस के बेस पे वो मंथली पेंशन और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी ले सकते हैं। दूसरा कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन is entitled to commutation without medical examination। यहाँ पे अगर वो अपनी पेंशन को कम्यूट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी नहीं है। अगर कब नहीं है, अगर जिस डेट को वो एब्जॉर्ब हुए उसके 1 साल के अंदर वो कम्यूट कराते हैं तो इफ एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ परमानेंट एब्जॉर्प्शन के विद इन 1 year वो अपनी पेंशन को कम्यूट करा सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट नेसेसरी। फिर पेंशन की बात हो गई, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी भी मिल जाएगी। तो जो उसकी ईएल और एचपीएल है उनका क्या होगा? द एनकैशमेंट ऑफ ईएल एंड एचपीएल, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू एनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव एंड हाफ पे लीव टू हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ सच एब्जॉर्प्शन सब्जेक्ट टू द टोटल ऑफ EL or HPL at credit not exceeding 300 days in addition to the number of days for which encashment was availed along with LTC। LTC में उसने जितना भी एनकैशमेंट करा लिया हो, चाहे 60 करा लिया हो या 60 से कम, उसके अलावा EL और HPL दोनों का सम, दोनों का जोड़ जो है वो 300 तक उसका एनकैशमेंट उसको मिल जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट। ट्रांसफर ऑफ पीएफ बैलेंसेस, प्रोविडेंट फंड में अगर उसने पैसा जमा कर रखा है तो उसका क्या होगा? इन केस ऑफ in respect of an employee opting for service with any of the bodies mentioned above, the amount of subscription including government ka contribution in case he is a subscriber of CPF together with interest thereon standing to his credit in the PF account shall be disposed of in the following manner: refunded to him if the enterprise does not operate a PF or the PF of the enterprise does not accept such balances। वो जिस एंटरप्राइज में जा रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ऑटोनोमस है ही नहीं, तो उसका पीएफ में जितना भी पैसा इकट्ठा हो गया वो उसको गवर्नमेंट सर्वेंट को रिफंड कर दिया जाएगा। ट्रांसफर टू द न्यू पीएफ, अगर न्यू जहां पे ऑटोनोमस बॉडी में वो गया है वहां पर अगर वही पीएफ स्कीम चल रही है प्रोविडेंट फंड, तो उसका सारा पैसा जो प्रोविडेंट फंड का है वो न्यू एंटरप्राइज में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। और जब वो वहां से रिटायर होगा ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू से, तब उसको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। उसके बाद है फैमिली पेंशन। अब देखिए फैमिली पेंशन का क्या होगा अगर ऐसे ही एब्जॉर्प्शन होती है तो ऑन परमानेंट एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट ऑफ दोज विद लेस देन 10 years, इसमें 10 years को एक्सेप्ट नहीं कर रखा, इसमें जिसकी 10 साल से ज्यादा सर्विस होगी उसी को फैमिली पेंशन मिलेगी। बेनिफिट ऑफ फैमिली पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स इज एडमिसिबल if no family pension scheme exists in the organization or if the employee is not eligible under their scheme or on his request, if he is specifically exempted by the Central Provident Fund Commissioner from the coverage of family pension scheme of the organization. The family pension will be based on the pay drawn in the level of the pay matrix at the time of absorption। अगर मान लो
उसकी लेस देन 10 ईयर सर्विस है तो फैमिली पेंशन मिलेगी ही नहीं। अगर ऐसी फैमिली पेंशन की स्कीम उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो भी फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फैमिली पेंशन का प्रोविजन वहां पे है तो जिस डेट को वो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में एब्जॉर्ब होता है, उस डेट को उसकी जो भी पे एंड अलाउंसेस होंगे उसके बेस पे उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन दे दी जाएगी। Miscellaneous. Retirement benefits are applicable on permanent absorption in PSU or autonomous body, also under state government and union territories control. यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूटी का भी कोई ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू है उसमें एब्जॉर्ब होता है तो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये जो ऊपर रूल पढ़ा है सेम ऐसे ही उसको दिए जाएंगे। और इसमें एक ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग आ गया है, इसको देखें जरा ध्यान से। इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जो बेनिफिट्स हैं, ज्वाइंट सेक्टर का मतलब है हो सकता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और दूसरा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट पहले वाला और दूसरा स्टेट वाला, तो तब ये सारे रूल एज इट इज लागू होंगे। कहाँ पे नहीं लागू होंगे, जहां पर एक तो गवर्नमेंट आ जाए और दूसरी आ जाए प्राइवेट या फॉरेन बॉडी। अगर इन दोनों का ज्वाइंट अंडरटेकिंग है तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अगर दोनों सेंटर हैं तो मिल जाएंगे, एक सेंटर और एक स्टेट है तो मिल जाएंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा यूनियन टेरिटरी है तो भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये बेनिफिट्स ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग है तो ये कब नहीं मिलेंगे, जब ज्वाइंट का मतलब दो में एक गवर्नमेंट के अलावा दूसरा गवर्नमेंट ना होके कोई प्राइवेट या फॉरेन बॉडी आ गए तो उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? जी सुरेश सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुरेश सर। जी सर। सुषमा मैम, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना फैमिली पेंशन, इसमें मैम उन्होंने लिखा है कि 10 साल की जॉब होनी चाहिए। अब वो परमानेंट 10 साल की जॉब के बाद ही है ना फैमिली पेंशन है, लेकिन ये जिसकी 10 से कम है उसको छोड़ दिया मैम, उसको नहीं देंगे। नहीं, मैं वही कह रही 10 साल की जॉब होनी चाहिए ना मैम। इसमें जो फैमिली पेंशन बंदे की परमानेंट ऑब्जॉर्प्शन हो गई, उस ऑब्जॉर्प्शन के बाद 10 साल की जॉब होनी चाहिए या टोटल 10 साल की? पिछले वाले डिपार्टमेंट की बात है, पिछले डिपार्टमेंट में एब्जॉर्प्शन से पहले। पिछले वाले डिपार्टमेंट में अगर 10 साल की नहीं हुई है ना पूरी तो नहीं मिलेगा। एब्जॉर्प्शन के टाइम की बात कर रहे हैं। मतलब फैमिली पेंशन पिछले वाला वो देगा डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैम एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बंदा रिलीव हो गया और उसने वहां पे वो एब्जॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे जब वो जिस टाइम एब्जॉर्ब होता है उस टाइम तक उसकी पेरेंट डिपार्टमेंट में कितनी सर्विस हो गई उसके हिसाब से फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं। तो देगा कौन मैडम? पेरेंट डिपार्टमेंट ही तो देगा ना फिर। पेरेंट्स देगा, लेकिन 10 साल की सर्विस होगी तो ही देगा, 10 से कम हो गई तो नहीं देगा। ठीक है। सुषमा मैडम, ये वाला 6 पॉइंट थोड़ा एक बार समराइज में समरी में बता दीजिए ना, थोड़ा नेटवर्क इशू था, नहीं सुन पाया मैं। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। एक बार मैं दोबारा एक वर्ड टू वर्ड पढ़ देती हूँ, सबको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑन परमानेंट एब्जॉर्प्शन, परमानेंटली एब्जॉर्ब हो गया गवर्नमेंट सर्वेंट ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो फैमिली पेंशन कब मिलेगी? इसमें किसको एक्सेप्ट कर दिया? एक्सेप्ट ऑफ दोज विद लेस देन 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस पेरेंट डिपार्टमेंट में 10 साल से कम है उसको तो छोड़ दो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उसके अलावा बाकी की बात कर रहे हैं। बेनिफिट ऑफ फैमिली पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स इज एडमिसिबल, तो फैमिली पेंशन जो है सीसीएस पेंशन रूल्स के हिसाब से उसकी फैमिली को मिलेगी अगर उसकी क्वालिफाइंग सर्विस मोर देन 10 इयर्स है तो। इफ नो फैमिली पेंशन स्कीम एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली पेंशन की कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती, और if the employee is not eligible under their scheme or on his request, मतलब उसकी रिक्वेस्ट पे और वो गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल ही नहीं है फैमिली पेंशन के लिए, if he is specifically exempted by the central provident fund commissioner from the coverage of family pension scheme of the organization, जो भी उनका सेंट्रल प्रोविडेंट फंड है उन्होंने
फैमिली पेंशन वाली स्कीम से उस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उस गवर्नमेंट सर्वेंट को एग्जेम्प्ट कर रखा है, भाई इसको नहीं मिलेगी, तो द फैमिली पेंशन विल बी बेस्ड on the pay drawn in the level of the pay matrix at the time of absorption. तो फैमिली पेंशन अगर मिलेगी तो किस हिसाब से मिलेगी? एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के टाइम वो किस पे लेवल में था पे मैट्रिक्स में, उसके हिसाब से फैमिली पेंशन दी जाएगी। सुषमा मैम, जी सर। यहाँ पर ये जो बोल रहा है ना कि अगर उसमें स्कीम ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन एक तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि अगर उसमें हाँ स्कीम ही नहीं है तो फिर तो कहाँ से मिलेगी उसको फैमिली पेंशन उस अगले डिपार्टमेंट में। हाँ दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर मान लो उसके अंदर स्कीम तो है लेकिन वो व्यक्ति उस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इसको मतलब फायदा दिया जाए इसका फैमिली पेंशन स्कीम का, तो फिर जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है फैमिली पेंशन स्कीम की जो सीमा है उससे एग्जेम्पशन की वो मांग रहा है, वो जो नियम है ना उससे एग्जेम्पशन की मांग रहा है, वो बात है, तो फिर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उसको एग्जेम्प्ट कर देगा उस कवरेज उसके नियम से और उसको फैमिली पेंशन दे दी जाएगी। हाँ, और किस हिसाब से दी जाएगी? जिस डेट को वो वहां एब्जॉर्ब होगा उसके बेसिक पे के हिसाब से। जी 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 हाँ, ठीक है ना सर? अब क्लियर है सर? यस मैम, यस मैम। अब आगे चलते हैं। अब है मिसिंग एम्प्लॉइज। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग हो जाता है तो फिर उसकी फैमिली को पेंशन कैसे मिलेगी, या फिर जो भी उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो कैसे मिलेगी? इफ एन एम्प्लॉय इज रिपोर्टेड मिसिंग and the whereabouts are not known, the family can apply for the grant of retirement benefits to the head of office where the employee had last served. अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग हो जाता है और पता ही नहीं है किसी को कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ है, तो उसकी फैमिली जो है वो अप्लाई कर सकती है जहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो लास्ट मतलब गायब होने से जस्ट पहले वो जहाँ पे अपनी जॉब कर रहा था वहां के हेड ऑफ ऑफिस को फैमिली अप्लाई करेगी फैमिली पेंशन के लिए या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। मिसिंग एम्प्लॉइज में कौन कौन आएंगे? Missing employees include those kidnapped by insurgents or terrorists, but does not include those who disappear after committing frauds or crime, etc. Missing employees का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय को किसी ने किडनैप कर लिया, वो एकदम से गायब हो गया, लेकिन इसमें वो नहीं आएंगे जो कोई क्राइम या मिसकंडक्ट करने के बाद लापता हो गए हैं। ऐसे एम्प्लॉयज को मिसिंग एम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। For this purpose, the family must lodge. इसके लिए फैमिली को क्या करना होगा? For this purpose, the family must lodge a report with the concerned police station in the FIR or daily diary entry, whichever is the latest, and obtain a report. तो फैमिली का सबसे पहला काम है जो भी उनका नियरेस्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसमें एक रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे या डेली डायरी एंट्री में, और वहां से एक रिपोर्ट लेंगे उनसे। वो भी वहां से वो रिपोर्ट एक बार FIR लिख के उसको ढूंढेंगे, और फिर बाद में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं मिलता है तो फिर वो एक रिपोर्ट देंगे कि हमने इसको बहुत ढूंढ लिया और ये नहीं मिला, और उस रिपोर्ट के बेस पे ही फिर फैमिली को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और कब मिलेंगे ये देखते हैं हम। बेनिफिट्स पेएबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? सैलरी ड्यू, जो उसकी सैलरी ड्यू है, लीव एनकैशमेंट ड्यू, and the amount of GPF as per nominations made by the employee on filing of a police report and submission of an indemnity bond. तो इस केस में क्या होगा? फैमिली जो है वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उस पुलिस की रिपोर्ट लेकर आएंगे, और उस रिपोर्ट के साथ गवर्नमेंट सर्वेंट के जो ऑफिस है वहां पे वो ऑफिस उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाएगा। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब है एक ऐसा बॉन्ड कि अगर मान लो एक बार डिपार्टमेंट ने फैमिली को पैसा दे दिया और गवर्नमेंट सर्वेंट बाद में आके क्लेम करे कि भाई मुझे ये पैसा इतना, ये तो मुझे मिलना चाहिए, तो उसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाता है। तो इसमें क्या क्या दिया जाएगा उसको? एक तो सैलरी उसकी कोई ड्यू है, लीव एनकैशमेंट वगैरह ड्यू है, या फिर GPF की अमाउंट जो उसने नॉमिनेशन कर रखी है उसके हिसाब से ये सारा फैमिली को दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ टाइम है, 6 महीने का, अभी आगे आ जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेजुटी,
रिटायरमेंट ग्रेजुटी विल नॉट बी पेड टू द फैमिली, फैमिली को रिटायरमेंट ग्रेजुटी नहीं देंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने तक। फ्रॉम कब 6 महीने? फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ रिपोर्ट विद कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन, जिस डेट को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई उसके 6 महीने तक तो कोई रिटायरमेंट ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी। In case of any delay, the interest shall be paid at the applicable rates and responsibility for delay shall be fixed। और उसके बाद दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो ज्यादा डिले हो गया और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से डिले हो गया तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी और उस 6 महीने के बाद जितना टाइम होगा उसका इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। आफ्टर 6 months क्या होगा? Family pension and retirement gratuity will be sanctioned by the administrative ministry or department। 6 महीने के बाद डिपार्टमेंट जो है वो फैमिली पेंशन या रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो है उसको सैंक्शन कर देंगे। और क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज होंगी ये देखिए, ये फॉर्मेलिटी उधर करेंगे पहले फॉलो। द फैमिली मस्ट लॉज ए रिपोर्ट विद द कंसर्न पुलिस स्टेशन, में FIR या डेली डायरी एंट्री में वो फैमिली उसकी रिपोर्ट कराएगी और पुलिस से उसकी रिपोर्ट लेगी कि एम्प्लॉय और पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैज नॉट बीन ट्रेस्ड डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स मेड बाय देम, कि पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन ये एम्प्लॉय कहीं मिला नहीं, उन्होंने बहुत ढूंढा। द रिपोर्ट में बी a first information report or any other report such as daily diary, general diary entry, whichever is the latest। इनमें से कुछ भी हो सकता है, चाहे तो FIR की कॉपी या फिर डेली डायरी रिपोर्ट की कॉपी। उसकी एक तो ये हो गया। उसके बाद एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाएंगे, ये फॉर्म नंबर 8 होता है। अलोंग विद ए कॉपी ऑफ ईच ऑफ द रिपोर्ट लॉ, जो भी रिपोर्ट है उसके साथ में इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाएंगे विद द कंसर्न पुलिस स्टेशन should be taken from the nominee or dependents of the employee or pensioner or family pensioner that all payments will be adjusted against the payments due to the employee or pensioner, family pensioner in case he or she appears on the scene and makes any claim। अगर बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट आ गया और उसने कोई क्लेम किया तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड इसलिए भराया जाता है कि जो भी पेमेंट ड्यू है वो सारी एडजस्ट कर दी जाएंगी। जो पेमेंट अब तक कर दी वो जो बाद में ड्यू है उनमें से उस पैसे को एडजस्ट कर दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई क्लेम करता है तो। उसके बाद आफ्टर डेथ इज एस्टेब्लिश्ड और 7 years, या तो बाद में ये पता चल जाए कहीं से कोई रिपोर्ट आ जाए कि गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई है, या फिर वो मिलता ही नहीं, वो कहीं नहीं मिला और 7 साल हो गए तो 7 साल के बाद गवर्नमेंट ये मान लेती है कि उसकी डेथ हो गई होगी। तो द डिफरेंस बिटवीन द डेथ ग्रेजुटी एंड रिटायरमेंट ग्रेजुटी shall be payable after the death of the employee is conclusively established or on the expiry of a period of 7 years from the date of police report। तो यानी कि जो पहले उसको रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो दे दी थी और बाद में क्योंकि उसको 7 years के बाद डेथ डिक्लेयर कर देते हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा डेथ ग्रेजुटी और रिटायरमेंट ग्रेजुटी का, उसका जो बचा हुआ पैसा होगा वो बाद में उसकी फैमिली को जो भी नॉमिनी है उसको दे दिया जाएगा। Before sanctioning the payment of gratuity, the head of office will assess all government dues outstanding against the employee or pensioner and effect their recovery in accordance with Rule 67 of CCS Pension Rules 2021 and other instructions in force for effecting such recoveries। क्योंकि ग्रेजुटी उस टाइम पे नहीं की थी तो हेड ऑफ ऑफिस ग्रेजुटी को सैंक्शन करने से पहले ये देख लेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ उसका कोई ड्यू बाकी तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से गवर्नमेंट को कोई पैसा जमा करना है, जैसे मान लो क्वार्टर वगैरह में ही रह रहे हो, उसकी लाइसेंस फीस वगैरह है या वहां का कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, तो वो सारे जो भी ड्यूज होंगे वो उसकी ग्रेजुटी की जो पेमेंट होगी उसमें से एडजस्ट कर लिए जाएंगे। रिकवरी ऑफ ड्यूज ही है रूल 67 ऑफ CCS पेंशन रूल्स। द फैमिली पेंशन एट द ऑर्डिनरी और एनहांस्ड रेट, ऑर्डिनरी रेट फैमिली पेंशन का 30% होता है और एनहांस्ड रेट 50% होता है। एज एप्लीकेबल विल एक्रू फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ लीव or the date up to which pay and allowances have been paid or the date of the police report, whichever is later। अब उसको फैमिली पेंशन
जो देनी है वो कब से मिलेगी, या तो विल एक्रू फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ लीव, अगर वो लीव पे था गवर्नमेंट सर्वेंट तो वो लीव जब एक्सपायर होगी उस टाइम से, या फिर जिस डेट तक उसको पे एंड अलाउंसेस पहले दे दिए गए थे उसके बाद जहां से स्टार्ट होगा उस डेट से, या फिर पुलिस रिपोर्ट जो जिस दिन दर्ज करवाई है, विच एवर इज लेटर, इनमें से जो बाद में होगा उस डेट से उसको फैमिली पेंशन दे दी जाएगी। इन केस ऑफ मिसिंग pensioner or family pensioner, it will accrue from the date of police report or from the date immediately succeeding the date till which pension or family pension had been paid, whichever is later. अगर मिसिंग पेंशनर भी गायब हो जाता है या फैमिली पेंशनर, तो जिस डेट को पुलिस रिपोर्ट लिखाई है उससे अगले डेट से ही वो स्टार्ट हो जाएगी। The benefits to be sanctioned to the family or nominee of the missing employee pensioner will be based on and regulated by the emoluments drawn by him or her or the rules orders applicable to him or her as on the last date as he was on duty, including authorized period of leave. जिस डेट को वो लास्ट डे जब वो ड्यूटी पे था या लीव पे था उस डेट को जो उसके इमोल्यूमेंट्स होंगे उसके बेस पर उसको पेंशन या फैमिली पेंशन सैंक्शन की जाएगी। When missing after committing fraud, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया और उसके बाद वो गायब हो गया तो क्या होगा? Benefits will be sanctioned only on the employee being acquitted by the court or after conclusion of the disciplinary proceeding. तो जो भी बेनिफिट है या तो कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी कंक्लूड हो गई, उनका सारा फैसला हो गया, उसके बाद ही उसको बेनिफिट्स जो है वो सैंक्शन किए जाएंगे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई फ्रॉड या मिसकंडक्ट किया है तो। यादव सर इतना ही रखें आज? हाँ मैम काफी हो गया आज इतना, ठीक है। 5 पॉइंट काफी हो गए, कोई कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा मैडम, दो क्वेश्चन है। एक थोड़ा ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। कम्यूटेशन ऑफ जो पेंशन आप बताते हैं टर्म कम्यूटेशन में सर ऐसा होता है कि जब रिटायरमेंट होती है ना तब गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पेंशन को कम्यूट करा सकता है और वो मैक्सिमम 40% कम्यूट करा सकता है। 40% ऑफ बेसिक, हाँ, जो भी उसका जो पेंशन इकट्ठा है, जो उसकी पेंशन है ना उसका 40% पार्ट वो कम्यूट करा सकता है और 60% उसको मिलेगा और 15 इयर्स तक उसको कम पेंशन मिलेगी फिर, क्योंकि उसने वो 15 मतलब जो 40% जो है वो उसने एडवांस में ले लिया वो पैसा, और तो बाकी 15 साल के बाद फिर उसको पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। चाहे तो 40 से कम भी करा सकते हैं बट मैक्सिमम 40 करा सकते नहीं, मिनिमम 40 सर, सॉरी गलत बोल दिया, मिनिमम 40% उसको कम्यूट कराना पड़ेगा। चाहे तो ज्यादा भी है ना, मैक्सिमम है ना सर? नहीं, मैक्सिमम 40 है। अप टू 40 है, ठीक है, अप टू 40 है सर। उसका एक कम्यूटेशन फैक्टर भी होता है उसकी